मेरा नाम मीरा है और ये मेरी कहानी है। मेरे उस प्यार की जिसने मुझे बनाया और उस खौफ की जिसने मुझे तबाह कर दिया। हमारी लव स्टोरी बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसी थी। समीर, मेरा समीर, वो ऐसा था जैसे किसी ने मेरे सारे सपनों को एक इंसान में ढाल दिया हो। चार्मिंग, मजाकिया और उसकी आंखों में एक ऐसी ईमानदारी थी जो आजकल किसी इंसान में देखने को नहीं मिलती। हम दोनों दिल्ली में एक फ्रेंड की पार्टी में मिले थे। मैं एक छोटी सी आर्ट गैलरी में काम करती थी और वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी ऊंची पोस्ट पर था। वो एक काफी अमीर और पुराने खानदान से था, लेकिन उसमें उस अमीरी का जरा भी घमंड नहीं था। उसका परिवार थोड़ा अलग थलग रहता था। वो किसी से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन समीर बिल्कुल मॉडर्न सोच का था। 6 महीने की डेटिंग के बाद आखिर उसने मुझे प्रपोज किया। वो आधी रात का वक्त था और हम दोनों इंडिया गेट पर थे। समूची दिल्ली काले स्याह अंधेरे में डूब चुकी थी। तभी उसने घुटनों पर बैठकर कहा, मीरा, मुझे नहीं पता कि 7 जन्मों का साथ होता है या नहीं, लेकिन मैं ये एक जन्म तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त मैंने उसे हां कह दिया। हमारी शादी बिल्कुल किसी सपने के सच होने जैसी थी। जयपुर के एक काफी बड़े और महंगे हेरिटेज होटल में। ऐसा मालूम होता था जैसे वहां इतिहास और आज एक साथ सांस ले रहे हों। शादी की हर एक रस्म, हर एक रिवाज, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने उसे हल्दी लगते हुए और सेहरा पहने हुए देखा। जब भी मैं उसे देखती तो हर बार मुझे उससे और ज्यादा प्यार हो जाता। जब उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया अब पूरी हो गई। और फिर आई वो रात जिसका मुझे और शायद समीर को भी बेसब्री से इंतजार था, हमारी सुहाग रात। उस होटल का वो कमरा गुलाब और रजनीगंधा की खुशबू से महक रहा था। मोमबत्तियों की पीली रोशनी में सब कुछ धुंधला और खूबसूरत लग रहा था। समीर ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ा। उसने मेरा घूंघट उठाया और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, आखिरकार वो रात आ गई जब सिर्फ तुम और मैं हैं और हमें यहां डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। उस रात हमने सिर्फ जिस्मों से ही नहीं बल्कि रूह से एक दूसरे को छुआ था। उसका हर एक स्पर्श मेरे अंदर एक नया एहसास जगा रहा था। वो रात प्यार, वादों और सपनों की रात थी। फिर हम दोनों थक कर चूर हो गए और एक दूसरे की बाहों में सो गए। कुछ घंटों बाद अचानक मेरी नींद खुली। तब शायद रात के 2 या 3 बजे होंगे। उस कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। बस खिड़की से चांद की हल्की सी रोशनी छन कर भीतर आ रही थी। समीर मेरे बगल में बेड पर गहरी नींद में सोया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर एक मासूम सा सुकून था। मैं बस उसे चुपचाप देखे जा रही थी। सोच रही थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं जो मुझे समीर जैसा जीवन साथी मिला। तभी मुझे वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उस कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और देखते ही देखते वहां इतनी ठंडक बढ़ गई कि जैसे किसी ने वहां बर्फ की सैकड़ों सिल्लियां रख दी हों। मैंने रजाई को और कसकर पकड़ लिया। मेरी नजर अब भी समीर पर ही टिकी थी। फिर तभी मैंने वो देखा जिसने मेरी सांसें रोक दी। मैंने देखा समीर के हल्के से खुले हुए होंठों के बीच से एक पतला काला सा धुआं निकल रहा था। वो धुआं बिल्कुल वैसा था जैसे गर्मी के दिनों में तपती सड़क के ऊपर हवा कांपती है। बस ये काला था, जैसे वो बिना आग का धुआं हो। वो धुआं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और कमरे के एक कोने में इकट्ठा होने लगा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं हिलना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन मेरा शरीर जैसे बिल्कुल जम गया था। वो काला धुआं एक जगह जमा होकर एक लंबा इंसानी साया बनाने लगा। वो साया बहुत लंबा था और उसका आकार लगातार बदल रहा था। उसके हाथ, पैर या चेहरा कुछ भी साफ नहीं था। बस एक खौफनाक परछाई थी जो अंधेरे में और भी काली लग रही थी। इससे पहले कि मेरे मुंह से चीख निकलती, वो साया हवा में घुल गया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। मैंने कांपते हुए समीर की तरफ देखा और तभी उसकी आंखें खुली। लेकिन वो आंखें समीर की नहीं लग रही थीं। उनमें पुतलियां और आंखों का वो सफेद हिस्सा नहीं था। वो आंखें किसी काली स्याही की तरह गहरी काली थीं। उन आंखों में किसी तरह की भावना नहीं थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो आंखें मुझे नहीं बल्कि मेरे आर पार देख रही हों। उसने मेरी तरफ देखा और उसके होंठों से एक अजीब सी आवाज निकली। वो आवाज समीर की नहीं थी, बिल्कुल गहरी और घूरती हुई आवाज।
जिसमें जैसे सदियों की थकान और नफरत भरी थी। उसने कुछ कहा, लेकिन ऐसी जुबान में जिसे मैंने कभी नहीं सुना था। वो शब्द जैसे मेरे कानों में किसी झर की तरह घुल गए थे। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। समीर की आंखें वापस वैसी ही हो गईं जैसी हमेशा थीं। उनमें वही प्यार और नींद की खुमारी थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरा नाम लिया, मीरा, और फिर से गहरी नींद में चला गया। मैं पूरी रात उस कमरे में जागती रही। मेरा शरीर कांप रहा था और दिमाग सुन्न पड़ गया था। क्या मैंने जो देखा वो एक सपना था, या फिर शादी की थकान की वजह से मुझे कोई वहम हो गया था? मैंने खुद को 1000 बार समझाया, लेकिन उसकी उन काली आंखों का ख्याल और वो अनजानी जुबान जैसे मेरे जहन में बस गई थी। मैंने उसे जगाने की हिम्मत नहीं की। शायद मैं उस सच का सामना करने से डर रही थी जो मेरी आंखों के सामने था। उस रात हमारी सुहाग रात के बीच शायद कोई तीसरा भी मौजूद था, और ये खौफनाक राज सिर्फ मैं ही जानती थी। ये डर की बस एक शुरुआत थी। अगली सुबह हम समीर के पुश्तैनी घर के लिए निकल पड़े। उसकी हवेली राजस्थान के एक दूर दराज के गांव में थी, दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर, एक ऐसी जगह जहां वक्त जैसे ठहर गया हो। हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए समीर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो बीच बीच में गाने गा रहा था तो कभी मेरे हाथ को पकड़कर चूम रहा था। मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिछली रात का मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। क्या मैं उससे इस बारे में कुछ पूछूं? आखिर क्या कहूंगी मैं उससे कि तुम्हारे अंदर से एक काला साया निकला था और तुम्हारी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी? वो मुझे पागल समझेगा, इसलिए मैं चुप रही। लगभग 5 घंटे के सफर के बाद हमारी गाड़ी एक धूल भरी सड़क पर मुड़ी और फिर वो हवेली हमारे सामने थी। वो हवेली बिल्कुल किसी पुरानी कहानी की इमारत जैसी थी, बहुत बड़ी और शानदार, लेकिन अब वो बिल्कुल वीरान थी। उसकी दीवारों पर लगे पत्थर काले पड़ चुके थे और जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहा था। बड़े बड़े मेहराबदार दरवाजे और जालीदार खिड़कियां उसकी पुरानी शान की गवाही दे रहे थे, लेकिन अब उन पर धूल और मकड़ी के जालों का पहरा था। हवेली के चारों तरफ एक ऊंची दीवार थी और एक बड़ा सा लोहे का गेट ऐसे चरमराया जैसे सदियों से किसी ने उसे खोला ना हो। वहां भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वहां हवा भी डर कर चलती हो। हवेली के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा बोझिल था। बड़े बड़े कमरों में पुराना नक्काशीदार फर्नीचर पड़ा था जो अब सफेद चादरों से ढका हुआ था। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हुई थीं और उन तस्वीरों में मौजूद लोगों की आंखें जैसे हम पर ही टिकी थीं। वहां के लंबे और अंधेरे गलियारों में दिन में भी रोशनी नहीं पहुंचती थी और ऐसा लगता था जैसे एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही हो, जैसे चमेली के फूलों और किसी सड़ती हुई चीज की मिली-जुली महक। वहां हमारी मुलाकात समीर की मां और उसके चाचा से हुई। समीर की मां सावित्री देवी एक लंबी पतली सी दिखने वाली बेहद गंभीर औरत थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और डर था। उन्होंने मेरा स्वागत तो किया, लेकिन उनकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी। समीर के चाचा ब्रिजमोहन ज्यादातर चुप ही रहे। वो बस हमें घूरते रहे जैसे वो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। उसी शाम खाने के बाद सावित्री देवी ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझसे जो कहा उसने मेरे अंदर के डर को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने कहा, मीरा बेटी, इस घर के कुछ नियम हैं और तुम्हें इन नियमों का हमेशा पालन करना होगा। उनकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। उन्होंने मुझे जो नियम बताए वो बड़े ही अजीब थे। पहला नियम, सूरज ढलने के बाद हवेली के पश्चिमी हिस्से वेस्ट विंग में कभी मत जाना, क्योंकि वो दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं और उसकी एक खास वजह है। दूसरा नियम, रात को अपने कमरे में किसी भी शीशे को खुला मत छोड़ना, उसे हमेशा किसी कपड़े से ढक कर रखना। तीसरा नियम, अगर गलियारों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आए तो जवाब मत देना और न ही उसे ढूंढने की कोशिश करना, यह सिर्फ हवा है। चौथा नियम, कभी भी गर्म पानी किसी नाली में या बाहर जमीन पर मत फेंकना। पांचवा और सबसे अजीब नियम, समीर शादी के पहले 40 दिन अपने पुरखों के कमरे में सोएगा, तुम उसके साथ वाले कमरे में सोओगी। मैं हैरान थी, ये कैसे अजीब से नियम थे। मैंने समीर की तरफ देखा, लेकिन उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली, जैसे वो भी इन नियमों के आगे बेबस हो। मैंने उन नियमों के पीछे की वजह जाननी चाहिए,
लेकिन सावित्री देवी की आंखों में एक ऐसी चेतावनी थी कि मेरे होंठ जैसे सिल गए। उन नियमों ने मेरे और समीर के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। जिस इंसान की बाहों में मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी थी, अब मैं उसके साथ एक कमरे में सो भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे उस हवेली में हमारे दिन और भी मुश्किल होते गए। समीर अब बदल रहा था। उसका दिल्ली वाला हंसमुख चेहरा और प्यार करने वाला समीर जैसे कहीं खोता जा रहा था। अब वो ज्यादातर चुप रहता था और चिड़चिड़ा हो गया था। वो घंटों तक हवेली के बागीचे में अकेला बैठा रहता। रात में उसे भयानक सपने आते थे। मैं जब उसकी चीखें सुनकर उसके कमरे में जाती तो वो मुझे बाहर निकाल देता। कहता, मुझे अकेला छोड़ दो मीरा। मुझे हवेली में हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी मुझे बंद पड़े उस पश्चिमी हिस्से से पायल की छनक सुनाई देती और कभी कभी जब मैं अकेली होती तो ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। और जब मैं पलट कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से उठी तो उस गलियारे में घुप अंधेरा और खामोशी पसरी थी। तभी मुझे वहां फुसफुसाने की आवाज आई, लेकिन तभी मुझे वो तीसरा नियम याद आया और मैं खामोश हो गई। मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। वो आवाज बहुत ही धीमी थी, जैसे उस अंधेरे गलियारे में कोई औरत रो रही हो। मैं जानना चाहती थी कि वो कौन है, लेकिन सावित्री देवी की चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं तेजी से अपने कमरे में लौट आई और दरवाजा बंद कर लिया। मुझे धीरे धीरे ये समझ आ रहा था कि समीर का परिवार मुझसे किसी तरह का राज छुपा रहा है और शायद ये उस राज के कैदी हैं। और अब मैं भी उनकी इस कैद का हिस्सा बन चुकी थी। ये नियम मुझे बचाने के लिए नहीं थे, बल्कि उस चीज को काबू में रखने के लिए थे जो इस हवेली की दीवारों में सांस ले रही थी। धीरे धीरे डर और अकेलेपन ने मुझे अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। समीर मुझसे दूर होता जा रहा था और ये हवेली मुझे जिंदा निगलने को तैयार थी। मैं अब और चुप नहीं बैठ सकती थी। मुझे जवाब चाहिए थे। मुझे वो समीर वापस चाहिए था जिससे मैंने प्यार किया था। अब मैंने ये तय किया कि मैं इन नियमों को तोड़ूंगी और इस हवेली के राज को जानकर रहूंगी। मैंने दिन के उजाले में हवेली की छानबीन शुरू की। मैं उसके हर एक कमरे में गई, हर चीज को ध्यान से देखा। इसी दौरान मुझे दरवाजों की चौखटों पर कुछ अजीब से निशान खुदे हुए दिखाई दिए। वो किसी पुरानी भाषा के अक्षर लग रहे थे। पश्चिमी हिस्से का दरवाजा हमेशा की तरह बंद था। उस पर एक बड़ा सा पुराना ताला लटक रहा था और उस दरवाजे के पास की हवा हमेशा बर्फ की तरह सर्द रहती थी। एक दिन जब हवेली में कोई नहीं था तो मैं समीर के कमरे में गई। ये वही कमरा था जहां उसे 40 दिनों तक अकेले सोना था। वो कमरा हवेली के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा पुराना और अजीब था। उस कमरे की दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स लगी थी और हवा में एक दबी हुई सी महक घुली थी। मैं उस कमरे को ध्यान से देख ही रही थी कि तभी मेरी नजर फर्श पर बिछे एक पुराने कालीन पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कालीन के नीचे फर्श की एक लकड़ी थोड़ी सी उखड़ी हुई थी। ये देखते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने जब उस कालीन को हटाया और उस लकड़ी को उठाकर देखा तो उसके नीचे एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था और उस संदूक के अंदर एक छोटी सी चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। वो डायरी काफी पुरानी लग रही थी। उसके पन्ने पीले और नाजुक हो चुके थे। जब मैंने उसे खोला तो उसके पन्नों की लिखावट पुरानी हिंदी और उर्दू में थी। ये डायरी समीर की परदादी अमीरा की थी। जैसे जैसे मैं उस डायरी के पन्ने पलट रही थी वैसे वैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसकती जा रही थी। वो बस एक डायरी नहीं थी, बल्कि वो एक खौफनाक सच का कोई गुप्त दस्तावेज थी। अमीरा ने उसमें लिखा था कि सदियों पहले उनका खानदान बर्बादी की कगार पर खड़ा था। उनकी सारी दौलत और जमीनें चली गई थीं। तब हमारे परिवार के मुखिया ने अपनी इज्जत और दौलत वापस पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। उन्होंने उस काले जादू की मदद से एक बहुत ताकतवर पुराने जिन्न को बुलाया। जिन्न ने उनकी मदद करने के बदले एक खौफनाक शर्त रखी। उसने हमारे मुखिया से कहा, मैं तुम्हारे खानदान को बेहिसाब दौलत और शोहरत दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हारे खानदान की हर एक पीढ़ी में खानदान के सबसे बड़े बेटे का जिस्म मुझे चाहिए होगा। मैं उस लड़के के जिस्म में एक मेहमान बनकर रहूंगा, बिल्कुल एक परजीवी की तरह। और यह सौदा एक रस्म के साथ पक्का होगा। जब भी वो लड़का शादी करेगा तो उसकी सुहाग रात पर मैं हमेशा के लिए उसके जिस्म और उसकी रूह पर कब्जा कर लूंगा। शादी
उस कब्जे की आखिरी और अटूट मोहर होगी। मेरे हाथ कांपने लगे। तो उस रात वो सिर्फ मेरा एक वहम नहीं था, वो इस रस्म का आखिरी हिस्सा था। डायरी में आगे जो लिखा था उसने जैसे मेरा दिल तोड़कर रख दिया। अमीरा ने लिखा था कि जिन्न का असर धीरे धीरे शुरू होता है। शादी से पहले तो वो लड़का एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीता है। जिन्न उसके भीतर बस एक सोई हुई परछाई की तरह मौजूद रहता है। इसका मतलब था कि जिस समीर से मैं दिल्ली में मिली थी, जिससे मैंने प्यार किया था, वो असली था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका प्यार, सब कुछ सच था। लेकिन अब शादी के बाद वो जिन्न जाग चुका था और वो धीरे धीरे समीर की रूह को, उसकी यादों को और उसकी पहचान को खा रहा था। वो उसे अंदर से मिटा रहा था ताकि वो पूरी तरह से उसके जिस्म पर काबिज हो सके। समीर का चिड़चिड़ापन, उसका अकेलापन। शायद वो समीर नहीं था, वो जिन्न था जो समीर के जिस्म पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह चले थे। मेरी लड़ाई किसी भूत या प्रेत से नहीं थी। मेरी लड़ाई तो उस ताकत से थी जो मेरे पति की पहचान चुरा रही थी। मैं उसे किसी राक्षस से नहीं, बल्कि समय से बचाने की जंग लड़ रही थी। मुझे उसे हर हाल में बचाना था, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। वो नियम और समीर के खानदान का अजीब बर्ताव, वो सब इस भयानक सच को छुपाने और उस जिन्न को काबू में रखने की कोशिश थी। वो लोग बुरे नहीं थे, वो भी इस श्राप के शिकार थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। उस वक्त मैं एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ मेरे पति की मिटती हुई पहचान थी, तो दूसरी तरफ एक सदियों पुराना ताकतवर जिन्न था। और मेरे पास अब वक्त भी बहुत कम था। डायरी के आखिरी पन्नों में उम्मीद की एक धुंधली सी किरण थी। अमीरा ने भी इस श्राप को तोड़ने की कोशिश की थी। उसने लिखा था कि वो जिन्न सिर्फ एक जिस्म से नहीं, बल्कि एक चीज से भी बंधा हुआ था। उस हवेली के पश्चिमी हिस्से में एक पुराना नक्काशीदार आईना था। वो आईना ही इस दुनिया और जिन्न की दुनिया के बीच का एक दरवाजा था। अमीरा ने लिखा था कि चंद्र ग्रहण की रात जब चांद और धरती के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है, तब जिन्न की पकड़ भी अपने मेजबान पर सबसे कमजोर होती है। उसी वक्त एक खास रस्म करके उसे उस आईने में वापस कैद किया जा सकता है। अमीरा ये करने में नाकाम रही थी, लेकिन उसने उस रस्म की पूरी विधि डायरी में लिख दी थी। मैंने जब उस कमरे की दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखा तो मेरी रूह कांप गई। अगला चंद्र ग्रहण बस 2 दिन बाद ही था। मेरे पास सिर्फ 2 दिन ही थे। या तो मैं अपने पति को हमेशा के लिए खो देती, या फिर मैं एक ऐसी ताकत से टकराती जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं ये रस्म करूंगी। 2 दिन बाद जब चंद्र ग्रहण की रात आई तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर लाल चांद खून की तरह लटका हुआ था और समूची हवेली एक अजीब सी खामोशी और डर में डूबी हुई थी। मैंने उस डायरी की मदद से रस्म का सारा सामान पहले ही इकट्ठा कर लिया था। कुछ खास तरह की जड़ी बूटियां, एक चांदी का कटोरा और अमीरा की लिखी हुई आयतें। आधी रात के वक्त जब ग्रहण अपने चरम पर पहुंचने वाला था तो मैं दबे पांव हवेली के उस पश्चिमी हिस्से की तरफ बढ़ी। मैंने दिन में ही पश्चिमी हिस्से की ओर जाने वाले उस दरवाजे के पुराने ताले की चाबी ढूंढ ली थी। मैंने जब कांपते हुए हाथों से वो ताला खोला तो दरवाजा एक दर्दनाक चीख के साथ खुल गया। भीतर का कमरा धूल और अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी मेरी नजर उस आईने पर गई। वो सामने की दीवार पर टंगा हुआ था। वो काफी बड़ा और खूबसूरत था। उसके फ्रेम पर अजीब से जानवरों और फूलों की आकृतियां बनी हुई थीं, लेकिन उस आईने का कांच बिल्कुल काला और धुंधला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सदियों की अंधेरी रातें अपने भीतर सोख ली हों। मैंने वहीं जमीन पर एक घेरा बनाया और रस्म की तैयारी करने लगी। तभी अचानक मेरे पीछे दरवाजे पर एक परछाई उभरी। वो समीर था। वो मुझसे कह रहा था, मीरा, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें इस तरफ आने के लिए मना किया था ना। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन मैं चुप रही और मैंने अपनी नजरें उस आईने पर टिकाए रखी। तभी वो मेरे बिल्कुल पास आकर बोला, देखो तो खुद को कितनी डरी हुई सी लग रही हो। चलो यहां से, हम दिल्ली वापस चलेंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मुझे ये अच्छी तरह से मालूम था कि ये उस जिन्न का एक जाल था। वो मेरे दिमाग से खेल रहा था। वो समीर की आवाज और उसकी यादों का इस्तेमाल करके मुझे किसी तरह उस रस्म को पूरा करने से रोकना चाहता था।
वो फिर से फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हें याद है हमारी पहली डेट, जब तुमने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी ये बात सुन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि ये हमारी सबसे प्यारी यादों में से एक थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, वो समीर अब नहीं है। जैसे ही मेरे ये शब्द उसके कानों में गए तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जो समीर की हो ही नहीं सकती थी। वो बोला, बहुत चालाक हो। उसकी आवाज अब गहरी और खौफनाक हो गई थी। उसने आगे कहा, हाँ वो जा रहा है। धीरे धीरे उसकी हर याद, हर ख्वाब अब मेरा है। तभी उसकी आंखें फिर से पूरी तरह से काली और भयानक हो गईं। मैंने जब उस आईने की तरफ देखा तो आईने में समीर का अक्स नहीं था। वहां एक लंबा धुएं जैसा भयानक साया था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो वहीं झिन्न था। वो समीर के मुंह से गरजते हुए बोल रहा था, मैं इस खानदान के साथ सदियों से हूं। मैंने इनकी दौलत देखी है, इनकी मौतें देखी हैं। ये जिस्म सिर्फ एक कपड़ा है जिसे मैं हर पीढ़ी में बदलता हूं। समीर तो कब का खत्म हो चुका है। अब ग्रहण अपने चरम पर था और चांद पूरी तरह से लाल हो चुका था। यही सही समय था जब मुझे वो रस्म पूरी करनी थी। तभी जिन्न बोला, तुम्हारे पास एक मौका है मीरा। तुम इस रस्म को छोड़ दो और मेरी मलिका बनकर रहो। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगी। मैंने उसकी उन काली और बेजान सी आंखों में देखा और फिर मैंने अमीरा की लिखी हुई वो आयतें पढ़नी शुरू कर दी। मेरी आवाज उस कमरे में गूंजने लगी। जैसे ही मैंने पहली आयत पूरी की तो समीर चीख पड़ा। वो एक ऐसी चीख मालूम होती थी जो एक इंसान की नहीं थी। तभी उस कमरे में तेज हवा चलने लगी और आईने से काला धुआं निकलने लगा। वो चिल्लाया, रोक दो इसे, तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं जोर जोर से उन आयतों को पढ़ती रही। मेरी आंखों से आंसू बह चले थे, लेकिन मेरी आवाज में एक मजबूती थी। शायद ये मेरे प्यार की आखिरी लड़ाई थी। जैसे ही मैंने वो आखिरी आयत पढ़ी, वैसे ही उस आईने में एक जोरदार धमाका हुआ और एक तेज चीख के साथ समीर के जिस्म से एक काला तूफान बाहर निकला और उस आईने के भीतर समाने लगा। तभी वो आईना बुरी तरह से चटक गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर देखते ही देखते समीर का शरीर एक बेजान गुड़िया की तरह जमीन पर गिर पड़ा और कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस हवेली पर सदियों से छाया हुआ बोझ एक पल में हट गया हो। अगले कुछ दिन धुंध में गुजरे। समीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो कोमा में था। सावित्री देवी और ब्रिजमोहन हवेली में ही थे, लेकिन अब वो मुझसे नजरें नहीं मिला पाते थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया हो जो उनके वजूद का हिस्सा था। मैं दिन रात समीर के बिस्तर के पास बैठी रहती थी, उसका हाथ थामकर उससे बातें करती थी। मैं उसे हमारी पहली मुलाकात के बारे में बताती थी, हमारी शादी के बारे में और हमारे सपनों के बारे में। मुझे ये यकीन था कि जब वो उठेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरा समीर मुझे वापस मिल जाएगा। एक हफ्ते बाद जब उसकी आंखें खुली तो मैं खुशी से चीख पड़ी, समीर तुम उठ गए। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब बिल्कुल नॉर्मल थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कुछ भी नहीं था। न कोई पहचान, न कोई प्यार, न कोई नफरत, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन था उनमें। मैंने धीरे से कहा, समीर मैं हूं मीरा। लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। वो बस मुझे देखता रहा, जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी थी, जैसे वो मुझे नहीं बल्कि उस कमरे की दीवार को देख रहा हो। डॉक्टर ने बताया कि वो शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है, पर उसकी याददाश्त चली गई है पूरी तरह से। वो रस्म तो कामयाब हुई थी। मैंने जिन्न को तो समीर के जिस्म से निकाल दिया था, लेकिन वो जाते जाते अपने साथ सब कुछ ले गया था। समीर की आत्मा, उसकी यादें, उसकी पहचान और मेरे लिए उसका प्यार। वो जिंदा तो था, लेकिन अब वो समीर नहीं था। वो सिर्फ एक खाली जिस्म था। उस दिन के बाद आज 1 साल गुजर गया है। मैं अब भी उसी हवेली में रहती हूं। सावित्री देवी और ब्रिजमोहन हमें छोड़कर चले गए हैं। वो इस आजादी का सामना नहीं कर पाए। शायद ये श्राप ही उनकी पहचान था। मैं समीर का ख्याल रखती हूँ। मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, उसे नहलाती हूँ और उसे उन कहानियों के बारे में बताती हूँ जो कभी हमारी थी। वो कुछ नहीं कहता, बस खाली नजरों से मुझे देखता रहता है।
कभी कभी मुझे लगता है कि उसकी आंखों में एक पल के लिए कोई चमक आती है, लेकिन फिर मैं समझ जाती हूं कि यह सिर्फ मेरा वहम है। लोग कहते हैं कि मैंने अपने पति को एक राक्षस से बचाया है, लेकिन यह सिर्फ मैं ही जानती हूं कि मैंने क्या किया है। मैंने उस रात आईने के सामने एक चुनाव किया था, और उस चुनाव ने मेरे पति को जिंदगी तो दे दी, लेकिन उससे उसकी रूह छीन ली थी। आज रात भी मैं उसके बिस्तर के पास बैठी हूं। वो सो रहा है। उसके चेहरे पर वही मासूमियत है जो मैंने हमारी सुहाग रात की रात देखी थी। पर अब मैं जानती हूं कि ये सिर्फ एक खाली खोल है। मैंने समीर को उस जिन्न से तो आजाद करा दिया था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस जिन्न के पास कैद हो गई थी। अब ऐसा लगता है जैसे ये हवेली हमारा घर नहीं, बल्कि हमारा मकबरा है, और मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने प्यार की इस जिंदा लाश के साथ इसी मकबरे में गुजारूंगी। अगर आप ये कहानी सुनते हुए यहां तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ये कहानी पूरी सुनी है और आपको ये कहानी पसंद आई है। मेरी आपसे एक और गुजारिश है, प्लीज इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका एक तरह से रिश्ता बन जाए। और हाँ, एक बात और, कहानी के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना भी ना भूलें। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।